हेलो बच्चों, आज हम हमारे काइनेमेटिक्स का जो प्रैक्टिस सेशन है वो करते हैं। प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको बड़ा पहली बार कहा था कि हम दो तीन बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। पहला ये कि लगभग जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर हैं वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएं, साथ ही हर सवाल के थ्रू हम आपको कुछ ना कुछ सिखा सकें। और थर्ड बात ऑब्वियस है कि है ना, इन सारे के सारे सवालों की जेईई मेन के अंदर कोई ना कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसे आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन हम नहीं लेंगे। हालांकि हो सकता है कि बड़ा जो 18-19 सवाल हैं उसमें से इक्का दुक्का सवाल थोड़े टफर साइड के भी हों, और हो सकता है कि उतने टफ सवाल शायद जेईई मेन में ना भी पूछे। लेकिन उन सवालों का पीछे पर्पज़ ये है कि उन सवालों के अंदर सिखाने के लिए, बताने के लिए और रिवाइज कराने के लिए बातें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। और अगर मान लीजिए कि जेईई मेन के अंदर अगर मान लो कि 25 सवाल पूछते हैं और 2 या 3 सवाल तो टफ होते ही होते हैं, तो बच्चा अगर उन सवालों को सही करना चाहता है तो इस तरह के टफ क्वेश्चंस भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। मोस्टली सवाल जो है वो जेईई मेन के ही हिसाब से होंगे। इक्का दुक्का सवाल थोड़ा सा टफर साइड के भी हो सकते हैं, तो हम तो हर तरह के सवाल लेके चल रहे हैं जैसे जेईई मेन में पूछते हैं। चलिए खैर, पहले सवाल पे आते हैं। बड़ा सवाल पढ़ना। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग पाथ ABCD एज शोन इन फिगर। बड़ा पहले ए से बी गया 3 मीटर, फिर परपेंडिकुलरली 4 मीटर गया, फिर ऐसे 37 डिग्री पे 5 मीटर गया। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पोजिशन A to D। यहां A से D तक कुल मिलाकर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताओ। अब कुछ गंवार बच्चे जो होंगे ना वो 10 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 10 मीटर। और मजे की बात है कि 10 मीटर ऑप्शन भी है, बट 10 मीटर इज नॉट द राइट आंसर। थोड़ा अगर सवाल को अगर तुम ढंग से देखो, समझो, तो आपको पता लग भी जाएगा कि 10 मीटर आंसर कैसे नहीं है। हमारे पास क्या सिचुएशन है बड़ा देखना। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। आपका जो पार्टिकल है पहले इस तरफ 3 मीटर गया है, ठीक है, 3 मीटर ऐसे गया। फिर उसके बाद 4 मीटर इसके परपेंडिकुलर गया, 4 मीटर उसके परपेंडिकुलर गया है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे 5 मीटर और गया है, 5 मीटर ऐसे और गया है। और ये जो 5 मीटर गया ये एंगल बड़ा आपके पास 37 डिग्री है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर 3 ये है और 4 ये है, और 3 ये है और 4 ये है, तो सर 5 ये हो गया। सर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाला पॉइंट मेरे पास A है, ये वाला पॉइंट मेरे पास D है, तो A से D तक नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। नहीं बेटा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी अलग अलग है। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो बेटा ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया? 53 डिग्री। ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 53 डिग्री। ऑब्वियस बात है कि पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, तो 10 मीटर तो आंसर नहीं है। तो सर आखिर डिस्प्लेसमेंट है क्या? बड़ा डिस्प्लेसमेंट है ये इनिशियल पोजीशन, बड़ा ये आपकी फाइनल पोजीशन। और ये निकालना इतना टफ काम भी नहीं है, आराम से सुनना। ये 4 है, ये 3 है, फेयर इनफ। ये लेंथ अगर आपके पास है 5 है, तो बड़ा ये लेंथ मेरे पास आ गई है 5 का cos 37। बड़ा 5 का cos 37 इज आई थिंक 4। ये लेंथ अगर 4, तो बड़ा ये लेंथ भी आपके पास 4। ये लेंथ आपके पास आ गई है 5 का sin 37, दैट कम्स आउट टू बी 3। तो ये लेंथ मेरे पास आ गई है 3। ये 4 बेटा पहले से, तो ये 4। ध्यान से देखना, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये 7, ये 7, तो ये हाइपोटेनस है। और जो हाइपोटेनस है बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी आपके पास? 7√2। एक तरीके से और सोच सकते हैं, अगर A वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 0,0 है, तो D वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7,7। 0,0 और 7,7 के बीच का सेपरेशन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट है 7i कैप प्लस 7j कैप, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट है 0i कैप प्लस 0j कैप। तो कोई अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, दैट कम्स आउट फाइनल माइनस इनिशियल 7i कैप प्लस 7j कैप। कोई अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आंसर कम्स आउट टू बी 7√2 मीटर। बेटा ये हमारा आंसर। तो कुल मिलाकर बेटा मेरा 7√2 मीटर हमारा आंसर है। समझ कर डी ऑप्शन इज करेक्ट।
चलिए बच्चों अगला सवाल, चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। हालांकि सवाल काफ़ी स्टैंडर्ड सा ही है, काफ़ी बच्चों ने पहले से कर भी रखा होगा, बट फिर भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है। एक बार बड़ा सवाल पढ़ना। ए जगलर बड़ा जो बॉल को ऐसे ऐसे उछालता है, ठीक है, बॉल्स को उछालता है। कीप्स ऑन मूविंग 4 balls in air continuously such that each ball attains 20 मीटर हाइट। बड़ा सभी अगर सेम हाइट तक अगर जा रही है तो ऑब्वियस बात है कि सबकी इनिशियल स्पीड सेम है। टाइम इंटरवल बिटवीन एनी 2 प्रोजेक्शंस इज सेम। एक बॉल को फेंका और दूसरी बॉल को फेंका, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। When the first ball leaves his hand, the position of other balls will be। जब एक बॉल उसके हाथ में है तो बाकी 3 बॉल्स की हाइट क्या होगी, मुझसे ये पूछा है। जी की वैल्यू एज यूजुअल 10 लेनी है। चलिए सोचते हैं बेटा। सबसे पहली बात, बॉल को कितनी स्पीड से फेंकूं कि मैक्सिमम हाइट जो है वो 20 मीटर आ जाए। तो आप बोलोगे सर वेरी इजी, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है इस तरह से, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g। 20 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। बड़ा u की वैल्यू आ गई है 20 मीटर्स पर सेकेंड। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकता हूं कि बॉल को यहां से यहां तक जाकर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स u बाई जी, दैट इज 2 इंटू 20 अपॉन 10, बट दैट कम्स आउट बी 4 सेकेंड। उस 4 सेकेंड के अंदर हम जानते हैं कि 2 सेकेंड जाने के हैं और 2 सेकेंड आने के, एक बॉल के लिए। किसी भी 2 बॉल को फेंकने के बीच का जो टाइम इंटरवल आएगा बड़ा वो आ जाएगा कैपिटल T बाई 4। 4 सेकेंड में बॉल जब तक चलकर यहां तक आएगी तब तक मैं 4 बार बॉल को फेंक चुका हूं। तो ऑब्वियस बात है कि 2 बॉल्स को फेंकने के बीच का टाइम इंटरवल आएगा 1 सेकेंड। मैं इस 1 सेकेंड को हल्का फुल्का और फील करा सकता हूं। सुनना बेटा, एक बॉल आपके जस्ट हाथ में है, एक बॉल को अभी तक गए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड हुए हैं। एक बॉल को गए हुए बड़ा 2 सेकेंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर 2 बॉल के बीच में टाइम कितना है, 1 सेकेंड का है। जिस बॉल को गए हुए 2 सेकेंड हो चुके हैं वो तो ऑब्वियस बात है कि मैक्सिमम हाइट पर है 20 मीटर पर। एक बॉल को गए हुए 3 सेकेंड हो चुके हैं। एक बॉल बड़ा यहां पर है और ऊपर जा रही है, एक बॉल बड़ा मैक्सिमम हाइट पर है और तीसरी बॉल बड़ा यहां पर है। सर सेम हाइट पे क्यों ले इस बॉल को और इस बॉल को? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है तो 2 सेकेंड जाने के 2 सेकेंड आने के, ये बात तो बड़ा तय है। 1 सेकेंड में अगर बॉल यहां से यहां जाएगी, 1 सेकेंड में बॉल अगर यहां से आएगी तो 1 सेकेंड में बॉल यहां से यहां भी आएगी। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर बॉल की हाइट वही होगी जो बड़ा t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में हुई है। 1 सेकेंड में बॉल यहां से यहां जाएगी, 2 सेकेंड में यहां से यहां जाएगी, 1 सेकेंड में यहां से आएगी और अगले 1 सेकेंड में यहां से यहां आएगी। ये दोनों बॉल सेम हाइट पर हो जाएंगे आपके। ये बड़ा बॉल्स के बीच का 1-1 सेकेंड का इंटरवल हो गया। फिर से देख लो बेटा, ये बॉल जस्ट मेरे हाथ से छूटने वाली है। इसको छूटे हुए 1 सेकेंड हो चुका है, इसको छूटे हुए 2 सेकेंड हो गए, इसको छूटे हुए 3 सेकेंड हो गए। अगले 1 सेकेंड में मेरे हाथ में आ जाएगी और इसको फेंक दूंगा, तब तक बड़ा ये यहां पहुंच जाएगी, ये वाली यहां पहुंच जाएगी, ये वाली यहां पहुंच जाएगी और लगातार ये साइकिल चलता रहेगा। तीनों की मेरे से हाइट पूछी है। इसकी हाइट लिखना तो बहुत ही आसान है। इसकी हाइट विल बी ऑफ कोर्स 20 मीटर, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी हाइट कितनी होगी? वेरी इजी, ऊपर की तरफ बड़ा प्लस ले लो और नीचे की तरफ माइनस ले लो और पता कर लो कि 1 सेकेंड पर बॉल कहां पर है। बड़ा आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, बड़ा कितनी है, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20, टाइम हो चुका है 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10, ऊपर की तरफ बड़ा प्लस 10 तो नीचे की तरफ माइनस 10 मल्टीप्लाइड बड़ा टाइम का स्क्वायर। जैसे बड़ा मैंने इसको सोल्व किया, दैट कम्स आउट बी 20 माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी 15 मीटर। इसकी हाइट बड़ा कितनी हो चुकी है? 15 मीटर। वैसे इसकी हाइट भी 15 मीटर है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन से बोल सकते हैं। फिर भी कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मुझे तो फॉर्मूले से बताओ, बता दूंगा बेटा। इस बॉल की भी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 मीटर थी, बस इसको टाइम हो चुका है 3 सेकंड। एक्सेलरेशन पूरे रास्ते नीचे की तरफ 10 है, नीचे की तरफ बड़ा माइनस ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बड़ा 3 का स्क्वायर, दैट इज 60 माइनस 45, दैट कम्स आउट टू बी 15 मीटर।
इन दोनों बॉल्स की हाइट बेटा 15 मीटर है और उस बॉल की बेटा हाइट आपकी 20 मीटर है। तो दो बॉल्स की हाइट बेटा 15 होनी चाहिए और एक की 20 होनी चाहिए। ये आपका आंसर है, ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, बढ़िया सवाल है बेटा, अगेन है ना, एवरेज वेलोसिटी की चीजों को डिफाइन करने के लिए अच्छा सवाल है। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम डिस्टेंस, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है v1 से, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। मान लो कि पहले d डिस्टेंस जा रहा है v1 वेलोसिटी से और बाद की d डिस्टेंस जा रहा है वो v2 वेलोसिटी से। मुझसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। थोड़ा कुछ बेवकूफ़ बच्चे तो पहला वाला आंसर दे देंगे कि सर v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। वो तो एवरेज का मतलब वही मान के चल रहे हैं जो उन्होंने 9th-10th क्लास में पढ़ा था कि a प्लस बी अपॉन 2। बल्कि जो बच्चा समझदार है उसको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जो बेवकूफ़ बच्चे हैं वो तो बोलेगा कि सर ना 3 और 5 का एवरेज क्या होता है 3 + 5/2, तो सर वैसे v1 + v2/2। अरे ऐसे थोड़ी होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वो लगा के देखते हैं क्या आंसर आता है। सवाल सुनिए बेटा, एक इंसान पहले d डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 की कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर अगेन d डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 की कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यहां से यहां तक कि मुझसे आपने पूछ रखी है कि बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत क्लियर है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट वो तो है 2d अपॉन टाइम टेकन। पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो। यहां से यहां तक का टाइम बहुत ही आसान है, d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से, तो यहां से तक का टाइम आएगा d अपॉन v1, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, प्लस यहां से यहां तक का टाइम d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बेटा v2 की कांस्टेंट वेलोसिटी से। बेटा d सवाल में दिया भी नहीं, कैंसिल हो गया बेटा, d से d कैंसिल। मेरे पास इक्वेशन आ गई है 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल्स टू 2/v एवरेज। ऐसा कोई ऑप्शन है कि बेटा, देखने एक बार चेक करना। हाँ बिल्कुल है, ये थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर, सिंपल। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बहुत ही बढ़िया सवाल और खास तौर से वेरिएबल एक्सेलरेशन का अच्छा सवाल। वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर रिवाइज करना हो तो ये सवाल काफी काम आ सकता है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, पहला हिंट तुम्हारे पास ये है, एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन गिवन एज 0 से लेकर 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन ये है 1 + 2t, मतलब टाइम के साथ लगातार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, इट्स ओके। बाद में मुझे दे रखा है कि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है जैसे ही टाइम 5 सेकंड को पार करता है। देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड। t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या होगी ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, बल्कि ये वाला सवाल मैं 2 तरीके से करके बताता हूं बेटा। पहली बात तो सवाल समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 + 2t है, कब से कब तक, जब तक टाइम की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 के बीच में है। मतलब टाइम जब 0 है तब एक्सेलरेशन 1 है, जब टाइम 1 है तब एक्सेलरेशन 3 है, जब टाइम 2 है तो एक्सेलरेशन 5 है, जब टाइम 5 है तब एक्सेलरेशन 11 है। लगातार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इट्स ओके। और लेकिन जैसे ही टाइम की वैल्यू 5 सेकंड से ज्यादा हुई वैसे ही आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है। मुझसे पूछा बताओ 7 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। सोचते हैं बेटा, वेलोसिटी में जानता हूं एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है बेटा, v इज इक्वल्स टू, सॉरी बेटा d/dt इज इक्वल्स टू a। अगर आपको dv निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू a × dt। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, बस यहां पर जब तुम टाइम से को इंटीग्रेट करो ना तो सीधा 0 से लेकर 7 सेकंड नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा 0 से लेकर 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कुछ और है और 5 से लेकर 7 तक कुछ और है। तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, 7 सेकंड पर वेलोसिटी v। 0 से लेकर 5 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन जो है वो है 1 + 2t इंटू dt तो करना ही है, प्लस 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3। लो बेटा
मैंने सीधा 0 से लेकर 7 तक इंटीग्रेट नहीं किया, दो पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक्सेलरेशन भी 0 से लेकर 5 तक का एक्सप्रेशन अलग था और 5 से लेकर 7 तक का एक्सप्रेशन अलग था। आसान सा इंटीग्रेशन बेटा, इस तरह का इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t, 2t का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। 3 dt का इंटीग्रेशन आएगा 3 इंटू टी, बेटा लिमिट कहां से कहां तक? 5 से 7 तक। dv का इंटीग्रेशन आएगा v, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके v तक। v बेटा लिमिट्स पुट करना, v माइनस 0, बेटा v आ जाएगा। 5 पुट किया, बेटा t को 5 पुट करना, 5 प्लस 25, बेटा लिमिट्स पुट करनी आती है ना? नहीं आती बेटा सीखो, ठीक है। प्लस 3 टाइम्स, बेटा t की जगह पहले 7 पुट करो, बेटा फिर t की जगह 5 पुट करो और माइनस करो। मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू 30 प्लस कितना बेटा 6, बेटा कुल मिलाकर मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई है? 36 मीटर्स पर सेकेंड। ये मेरे पास वेलोसिटी है। आई होप कभी इस तरह का टफ सवाल आएगा तो कर लोगे। आप तो मान के चलो कि जेई मेन के अंदर सिर्फ इतना सा सवाल आएगा, सिर्फ इतना सा, तुम तब भी कर लेना, तब तो बड़ा सीधा इंटीग्रेट करना 0 से लेके 5 तक, बड़ा ऐसे ही कर देना, ठीक है। लेकिन इस बार सवाल थोड़ा सा बेटर था। जेई मेन में तुम मान के चल सकते हो कि इस तरह से दो अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होगा, सवाल आपसे तब भी बन जाएगा। एक बात और बेटा, इसी सवाल को सोचने का एक तरीका और है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बताता हूं। आप है ना एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए। ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा टाइम। 0 से लेकर 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन पर पावर 1 है, टाइम पर पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। टी का कोफिशिएंट है 2, मतलब स्लोप 2 है, स्लोप तो पॉजिटिव है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। अभी बनाते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पुट करना, t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 1। t इज इक्वल टू 0 पुट करना, एक्सेलरेशन आ गया 1। फिर लगातार एक्सेलरेशन बढ़ता है और बढ़ते मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी इतनी हिम्मत कहां। जैसे ही टाइम 5 सेकंड हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ते 11 हो गया, बेटा t को 5 रख देना। और 5 से लेकर 7 सेकंड तक, 7 सेकंड पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, 5 से लेकर 7 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है? 3 है। ये लो बेटा, 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बेटा कितना है? 3 है। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, मैंने जरूर सिखा रखा है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, जो कर्व के नीचे का एरिया है, वो हमेशा आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी मींस बेटा v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल तो 0 है क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो सिर्फ ये एरिया निकाल लूं, हाँ एरिया निकाल लो, काम बन जाएगा। पहले तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालो। ट्रेपीजियम का एरिया बेटा क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये तो बेटा 1, ये 11, तो कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक का सेपरेशन बेटा कितना है? 5। बेटा ये तो कितना आ गया? 30 आ गया, ये वाला एरिया 30 आ गया। अब इस क्या कहते हैं बेटा रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया आ गया बेटा ये तो 3 और ये 2, बेटा कितना आ गया? 6। 30 ये 6 ये, बेटा कितना आ गया? 36। 36 शुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। अच्छा कॉन्सेप्ट सीख गए। ये वाला तरीका ऑब्वियस बात है कि इस तरीके के मुकाबले तो आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक अच्छा सवाल और, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। Speed of a car, the speed v of a car moving along a straight line changes according to the equation v square is equals to a plus bx. बेटा a और b कोई ना कोई कांस्टेंट है। Then the magnitude of acceleration in the course of such motion, बेटा मुझसे पूछा है बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। जब भी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होता है तो मेरे बच्चे सोचते हैं कि एक्सेलरेशन इज dv by dt, और जैसे ही वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा होता है तो मेरे बच्चों को पता है कि एक्सेलरेशन इज सिंपली v dv by dx। सिंपल। आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x है तो v dv by dx पर भरोसा रखेंगे। चलो करते हैं भरोसा। डिफरेंशिएट करो पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में, अभी करते हैं। पहले v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो।
बहुत सारे गंवार बच्चे 2v लिख के छोड़ देंगे, अरे v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो चेन रूल लगाओ, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, बड़ा पावर का डिफरेंशिएशन आ गया 2v, अब v का डिफरेंशिएशन, बड़ा v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, a तो कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है, बड़ा बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और सॉल्व करते ही मेरे पास आ गया है v dv बाई dx इज इक्वल्स टू b बाई 2। अरे ये जो v dv बाई dx था यही तो हमारा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया है b बाई 2। पूछा है एक्सेलरेशन बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे ऑब्वियस बात है कि पूरे रास्ते इस सवाल के अंदर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट इज अगला सवाल। बड़ा क्या लिखा है, अच्छा सवाल है, और एक स्पेसिफिकली एक फॉर्मूले का रिवीजन कराने के लिए ही ये सवाल कराया गया है। फॉर्मूला में लिखा चुका हूं, तो मैं कल वापस देख लेंगे। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर कवर्स ए डिस्टेंस 7h इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकंड में, शुरुआत से लेकर क्या करते नहीं, लास्ट सेकंड में उसने 7h डिस्टेंस ट्रेवल की है, वेयर h इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकंड। ड्रॉप करने के पहले सेकंड में तो उसने h डिस्टेंस ट्रेवल की है, और लास्ट सेकंड के अंदर उसने 7h डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो बताओ कि उसके टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बेटा फेक छोड़ने से लेकर जमीन तक टकराने में कितना समय लगेगा। वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ बेटा एक फॉर्मूला है तो रिवाइज करना है। सुनिएगा, मैंने किसी बॉल को बेटा यहां से रिलीज किया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने रिलीज किया, 1 सेकंड पर बेटा बॉल चलते चलते यहां आ गई, और सवाल की लैंग्वेज कह रही है कि पहले 1 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस नीचे आई है h, और लेट्स से t इज इक्वल्स टू n सेकंड पर ये जमीन से टकराती है, तो मुझे n निकालना है, n उसके टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसने सवाल में मुझे ये कह रखा है कि जो लास्ट सेकंड है, बड़ा लास्ट सेकंड मतलब t इज इक्वल्स टू n-1 से लेकर t इज इक्वल्स टू n सेकंड, इसको हम बोलते हैं nth सेकंड। इस nth सेकंड के अंदर इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 7h की है। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में सब लिखा हुआ है। किसी एक साइड को बड़ा प्लस मान लो, किसी एक साइड को माइनस मान लो। मैंने ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ प्लस मान लिया, छोड़ा गया है तो ऑब्वियस बात है इनिशियल वेलोसिटी तो 0, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, नीचे की तरफ तो प्लस है तो प्लस g। पहली बात, पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है h, तो बड़ा इक्वेशन आ गई h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन g लिख दो बेटा, मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर, तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई है g/2, मे बी यूजफुल। अब मुझे बोल रखा है कि लास्ट के 1 सेकंड के अंदर, शुरुआत से लेकर आखिर तक नहीं, लास्ट के nth सेकंड के अंदर 7h डिस्टेंस ट्रेवल है। पता नहीं मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद है या नहीं, लेकिन nth सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इसी फॉर्मूले का रिवीजन कराने के लिए ये वाला सवाल कराया गया है। ये n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है। n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मेरे इस बच्चे कहेंगे सर 7h दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है बेटा कितना g अपॉन 2n-1। बन गया बेटा अपना काम। तो 7h इज इक्वल्स टू g/2 की जगह लिख दो h इज इक्वल्स टू 2n-1, h से h कैंसिल, n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 सेकंड। ये तो पूछा है कि बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा। यही नहीं, मुझे तो यहां से यहां तक की टोटल हाइट भी बता सकता हूं मैं। इस टोटल हाइट को मैं लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 4 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू बड़ा ऑफ कोर्स टाइम का स्क्वायर। और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि बेटा कितना आ जाएगा, 80 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने हाइट पूछी होती तो हमसे पूछा ही नहीं, हमसे सिर्फ और सिर्फ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4 सेकंड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज बढ़िया सवाल। मुझे ग्राफ वाले सवाल थोड़े से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़े ग्राफ में कन्फ्यूजन ज़्यादा भी है। तो मेरे से मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये वाला सवाल ग्राफ से बताना है, तो मैं ग्राफ से बता भी देता हूँ। बड़ा सुनना, एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट t इक्वल टू 0। स्टार्ट्स मूविंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन। बेटा ये एक्सेलरेशन और ये टाइम है, ग्राफ दे रखा है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड, 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और 7 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक, 7 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बताना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। हम तो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, हम तो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, बट हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी नहीं है। बट हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी नहीं है, हमसे सिर्फ ये पूछा है कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। ऐसे केस में अगर आप सबसे कम टाइम के अंदर सवाल निपटाना चाहते हो तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। क्यों सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्यों? क्योंकि बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना वो तो बताता है आपको एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और उन दोनों को रिलेट कौन करता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। 0 से लेकर 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन है 10, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है 10, स्लोप है 10, पॉजिटिव स्लोप है, बना देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और स्लोप बेटा आपका पॉजिटिव है। 3 सेकंड के अंदर ही हमारी वेलोसिटी बढ़ते 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 30 हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है यार। एक्सेलरेशन 10 तो 3 सेकंड में 30। आगे चल बेटा, बाद में एक्सेलरेशन हो गया है नेगेटिव -10, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। ये +10 था वो -10 होगा, तो आगे ग्राफ कैसा होगा, आगे ग्राफ ऐसा होगा। स्लोप बेटा सेम ही है, बस अंतर इस बात का है कि बेटा ये प्लस में है ये माइनस में। तो मैं तो श्योर हूं कि 6 सेकंड पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। पहले 3 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 0 से 30 हुई, अगले 3 सेकंड अगर 30 से 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका -10 है। फेयर एनफ। ये बेटा आपका लेट से 9 सेकंड। मुझसे पूछा गया है कि 2 से लेकर 3 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक अगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकालना है, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया निकाल लो। ये वाला जो एरिया होगा ये 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, लेकिन मुझसे पूछा नहीं है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोल रखा है। 7 से लेकर 8 सेकंड तक बेटा ये रहा 6, यहां कहीं आएगा 7, यहां कहीं आएगा 8, ये है 7, ये है 8। पूछा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कौन सा बड़ा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला एरिया बड़ा है और ये वाला एरिया छोटा है, बल्कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। ये वाला एरिया 8 से, क्योंकि बड़ा ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट तो है वैसे अगर देखे तो। और अगर मान लो कि मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, सॉरी एक मिनट, हाँ बेटा 6 से 7, 7 से 8, 2 से 3 बेटा 1 से 2, 2 से 3। ये देखना, मैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं और इसको 3 बोलूं, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा होगा सबको। ये वाला एरिया बड़ा है बड़ा, ये वाला एरिया छोटा है, तो ऑब्वियस बात है कि 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और 7 से 8 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है। सिंपल। आप चाहो तो निकालना चाहो निकाल लो, ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के देख लो, आपकी मर्जी है। मुझसे निकालने के लिए नहीं कह रखा, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके ये काम चला दिया। आगे चलो प्यारे वालों बालकों, बड़ा अच्छा सवाल है, प्रोजेक्टाइल का बढ़िया सवाल है और एक कॉन्सेप्चुअली एक बात सिखाना चाहता है सवाल। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्स जेड प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स और जेड है, ये एक्स है ये जेड है, तो ऑफकोर्स वर्टिकल में वाई है। इन द वर्टिकल एक्स वाई प्लेन वेयर एक्स इज द हॉरिजॉन्टल एंड वाई इज द वर्टिकल, ठीक है। द ग्राफ ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वर्सेस टाइम, वाई कोऑर्डिनेट पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर टाइम के साथ वाई कोऑर्डिनेट घटता है घटता है घटता है, फिर कभी ना कभी आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। वाई कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है कि बॉल चलते 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 वापस ग्राउंड पे आ गए। द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज √3 मीटर,
बड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज है मुझे रूट 3 में दे रखे। फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, जो स्पीड है ना बेटा पार्टिकल की वो बताऊंगा बेटा। सवाल को गौर से देखो बेटा, स्पेशल एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि y वर्सेस t जो ग्राफ है उसका t इज इक्वल्स टू 0 पर टेंजेंट खींच रखा और उसका एंगल दे रखा है। इसका मतलब सवाल चीख चीख के कह रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर इस ग्राफ का जो स्लोप है ना वो मुझे दे रखा है। स्लोप इज tan 60, दैट इज √3। सर ये स्लोप क्या होता है? अगर ये y है और ये t है तो स्लोप का मतलब है dy बाई dt। dy बाई dt मतलब वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। t इज इक्वल्स टू 0 पर स्लोप है √3, इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर dy बाई dt है 0। dy बाई dt मतलब वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन मेरे पास है √3 मीटर पर सेकेंड। फिर से रिपीट करूं, यह है y कोऑर्डिनेट, यह है t। इसका जो स्लोप होगा वो होगा dy बाई dt। dy बाई dt मतलब बेटा क्या? वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। t इज इक्वल टू 0 पर स्लोप है √3, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर y डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी है √3। तो सर इससे मुझे नेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैसे आएगी? सर नेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन में तो हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं और उसके पास वेलोसिटी कुछ x के अलोंग भी होती है और कुछ स्पीड y के अलोंग भी होती है। y के अलोंग चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि √3 मीटर पर सेकेंड है। ये x वाली कैसे आएगी? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और गिवन है, क्या? रेंज। बड़ा याद करो, रेंज का फॉर्मूला था बड़ा 2 लिखाए थे, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं है, 2 टाइम्स ux uy अपॉन g। रेंज की वैल्यू सवाल में दे रखी है √3, 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस √3 अपॉन g। बड़ा g कुछ नहीं बोल रखा तो मैं 10 ले लेता हूं। √3 से बड़ा √3 कैंसिल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मेरे पास आ गई बेटा कितनी? 5। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बेटा मेरे पास आ गई है 5 और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस मेरे पास आ गई है √3। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है तो रूट ऑफ ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, 25 प्लस 3 बेटा कितनी आ गई? √28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। यही नहीं, हम तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता सकते हैं कि बॉल को तुमने ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर। मैं ये एंगल बता सकता हूं, बड़े आराम से बता सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है uy, बड़ा बेस है आपका ux, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 5। तो आप कह सकते हो कि सर मैंने जिस एंगल पर फेंका है दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 अपॉन 5। इस एंगल पर हमने बॉल को फेंका है। यहां नहीं पूछा है लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल जे के अंदर वाला सवाल पूछ ले, तब भी कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द काम तो हमने वैसे निपटा रखा है। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट इज ये बड़ा ठीक है, क्लास का ही एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रापोलेशन तो है ही। वो एक्चुअल सवाल बेटा अगर किसी ने पहले से कर रखा होगा तो उसको हल्की सी सहूलियत तो होगी यार। 3 person starts moving from the vertices of an equilateral triangle of side A with same speed u। ठीक है, 3 बड़ा लोग हैं, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर हैं, सबके पास बड़ा स्पीड u है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं बड़ा वो ए दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ वन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द नेक्स्ट पर्सन। अगर 3 जने हैं तो ए की स्पीड हमेशा बड़ा बी की तरफ है, बी की हमेशा सी की तरफ है, सी की हमेशा ए की तरफ है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच पर्सन फ्रॉम द गिवन सिचुएशन टू द टाइम अप टू व्हेन दे मीट। शुरुआत से लेकर जब तक वो मीट करते हैं तब तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो इसका मतलब मुझसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पूछा है। एवरेज स्पीड पूछी होती ना तो बिना किसी कैलकुलेशन के वी बोल देते, क्योंकि एवरेज स्पीड तो वी रहेगी। पूरे रास्ते तुम वी स्पीड से भाग रहे हो, चाहे तुम इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, वी स्पीड अगर तुम्हारी पूरे रास्ते है तो एवरेज स्पीड भी वी आएगी। लेकिन वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी के अंदर बड़ा आपकी जो वैल्यू है बड़ा वो वी नहीं आएगी, वी से कम आएगी। मतलब जो यू है यू नहीं आएगी, यू से कम आएगी। सोचते बड़ा कैसे? ये आपके पास बड़ा मैं ऐसे मान लेता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके साइड आपके पास ए ए ए, ये एक बालक लेट से बड़ा ये 1, ये बालक 2, ये बड़ा बालक
3। बालक 1 हमेशा अपनी स्पीड 2 की तरफ रखेगा, 2 हमेशा अपनी स्पीड 3 की तरफ रखेगा, 3 हमेशा अपनी स्पीड 1 की तरफ रखेगा, और तीनों के तीनों बेटा ऐसे कोई स्पाइरल पाथ करते 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 यहां कहीं मीट करेंगे। पूरे ही रास्ते स्पीड v होगी, तो अगर किसी ने एवरेज स्पीड पूछी होती तो हम v बोलते, लेकिन एवरेज स्पीड नहीं पूछी है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो सर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालें। हाँ बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालो। यहां से चलते चलते तीनों के तीनों लोग यहां मीट करेंगे, जो कि एक तरह से इस सेंट्रोइड का, सॉरी बेटा इस ट्रायंगल का सेंटर है, मतलब एक तरीके से आपका सेंट्रोइड है। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका रास्ता क्या था, वो सिर्फ उसे इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। वेरी इजी। डिस्प्लेसमेंट कई बच्चों को हो सकता है डायरेक्ट याद रहे, जिनको डायरेक्ट याद नहीं वो सुन लो। टोटल एंगल 60, बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा 30, ये ए था तो बेटा ऑफ कोर्स यहां से तक कितना होगा a/2। मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, a/√3। इसका मतलब आधा सवाल तो हो गया है कि आपका डिस्प्लेसमेंट a/√3 है। अब सवाल ये कि तीनों कब मिलेंगे, तीनों कब मिलेंगे ये पता करने के लिए आप तो सिर्फ और सिर्फ ये पता कर लो कि 1 और 2 कब मिलेंगे। जिस टाइम पर 1 और 2 मिलेंगे उस टाइम पर 2 और 3 मिलेंगे, उस टाइम पर 3 और 1 मिलेंगे। और अगर ये पता करना है तो ऐसे करो बेटा, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2। 1 की वेलोसिटी हमेशा 2 की तरफ रहेगी, 2 की वेलोसिटी हमेशा 3 की तरफ रहेगी, और ये वाला एंगल बेटा कितना आएगा 60। इस u के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos 60, ये वाला कंपोनेंट आएगा u sin 60। मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, ये u से नजदीक आ रहा है, ये u/2 से नजदीक आ रहा है, दोनों कुल मिलाकर एक दूसरे की तरफ 3u/2 से नजदीक आ रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड है एक तरीके से, ये t टाइम के अंदर ऐसे ही लगातार नजदीक आते गए आते गए आते गए आते गए, तो जो आपका सेपरेशन a है उसको कवर कर लेंगे। ये फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू कितना सेपरेशन कवर करना है। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, 2a/3u। मुझे पूछा है कि यहां से यहां तक हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बेटा एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है a/√3 अपॉन टाइम टेकन। प्यारे बच्चों टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स 2a/3u। a से a कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया है √3u/2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, आपके पास थर्ड ऑप्शन। और अगर किसी ने अगर एवरेज स्पीड पूछी होती तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि एवरेज स्पीड तो यू ही होगी, क्योंकि स्पीड तो पूरे रास्ते कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। ये बेटा रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल passes through a point जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 3r/4, r/4। ठीक है। Assume point of projection to be origin and the bullet moves in xy plane with x-axis horizontal, y-axis vertical. The angle of projection is। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाकी थोड़ा कहानी आसान सी है। सवाल के हिसाब से अगर देखें तो ये x-axis, ये आपकी y-axis, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन जो है। आपने बॉल को इस तरह से फेंका, टोटल रेंज r है। सवाल में ये बोल रखा है, चीख चीख के बोल रखा है कि पार्टिकल जो है वो यहाँ कहीं से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये डिस्टेंस आपके पास 3r/4 है और ये आपके पास r/4। x कोऑर्डिनेट 3r/4, y कोऑर्डिनेट r/4, 3r/4, r/4। मुझसे पूछा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। जब भी कभी बॉल किसी स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरती है तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी 2-3 फॉर्म में होती है। यहां पर जो लगेगी बेटा दैट विल बी y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 - x/r। सर यही क्यों लगाई बेटा, यही क्यों लगाई आपने? बेटा ये वाली मैंने इसलिए लगाई क्योंकि आई नो दैट कि इसमें r गिवन है, सारी चीजें रेंज के टर्म में है, इसलिए जानबूझ के मैंने ये लगाई। y कोऑर्डिनेट r/4, x कोऑर्डिनेट 3r/4,
टेन थीटा निकालना है 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स से बड़ा 3r/4, रेंज बड़ा आपका r है तो ये 3/4 हो जाएगा। मेरे पास आ गया r/4 बड़ा कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस 3/4 इज ऑफ कोर्स 1/4। टेन थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी 4/3, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 53 डिग्री। तो किस पॉइंट से आपको प्रोजेक्टाइल गुजरेगा उस पॉइंट की अगर आप इक्वेशंस देखो तो बड़ा वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। हालांकि इसका एक फॉर्म और है, वो आगे वाले किसी सवाल के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ए स्पीड 10√3। बेटा किसी पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर 10√3 से फेंक दिया है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम द वेज इज मेड टू मूव विद स्पीड 10√3। उसी टाइम पर ये वेज भी सामने की तरफ जा रहा है 10√3 से टुवर्ड राइट एज शोन इन फिगर। देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल स्ट्राइक द वेज। ये जिस पार्टिकल को आपने फेंका है ये वेज पर कितने टाइम बाद टकराएगा, ये मुझसे पूछा है। इस सवाल को ग्राउंड से सोचने में हो सकता है कि बड़ा थोड़ा समय लगे, लेकिन रिलेटिव से सोचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं एक बार ग्राउंड से एक्चुअली फील कर देता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बड़ा मामला ऐसा है कि आपके पास ये रहा वेज, ठीक है, और ये रहा बड़ा आपका पार्टिकल। पार्टिकल को मैंने फेंका है ऐसे एंगल 60 पे, एंगल 60 पे। ये बॉल चलते 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 बेटा यूं चली गई, और किसी टाइम पर ऐसा हुआ कि आपका जो वेज है वो चलते 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 यहां पहुंच। ये बॉल बड़ा चलते 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 यूं आई और वेज के किसी न किसी पॉइंट से यूं टक्कर की। वेज जो है वो यूं चलते 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 ऐसे आया और बड़ा वेज से बॉल ऐसे टकराई। ग्राउंड से सोचना हल्का सा मुश्किल हो जाएगा और रिलेटिव मोशन से सोचना आसान हो जाएगा। कैसे देखना बेटा, बॉल के पास बड़ा वेलोसिटी है 10√3, इसके दो कंपोनेंट है, इधर की तरफ आएगा 10√3 का cos 60, बड़ा cos 60 इज आई थिंक हाफ, बड़ा cos 60 इज हाफ। तो इस तरफ बड़ा बॉल के पास वेलोसिटी आ गई है 5√3। बॉल के पास बड़ा इधर की तरफ वेलोसिटी आएगी 10√3 का sin 60, दैट इज 10√3 sin 60, sin 60 इज ऑफ कोर्स बड़ा √3/2, बड़ा दैट कम्स आउट बी 15 मीटर पर सेकेंड। तुम एक काम करो, वेज के ऊपर बैठकर बॉल को देखो। वेज के ऊपर बैठकर अगर बॉल को देख रहे हो, इट मीन्स दैट तुम बॉल का रिलेटिव मोशन जज कर रहे हो वेज के रेस्पेक्ट में। जिसके भी रेस्पेक्ट में आप मोशन जज करना चाहते हो उसकी वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। तो अगर मैं वेज पर बैठकर अगर देखूंगा तो मुझे वेज तो आएगा रेस्ट पे, वेज तो नजर आएगा रेस्ट पे, और वेज की 10√3 जो वेलोसिटी थी उसको मैंने उल्टा करके जोड़ दिया बेटा किसके अंदर, बॉल के अंदर। वेज की 10√3 को मैंने जैसे ही उल्टा करके यूं जोड़ा तो मेरे पास बॉल के पास वेलोसिटी आ गई इस तरफ 5√3 और इस तरफ 10√3, इस तरफ 5√3 और इस तरफ 10√3 का रिजल्टेंट आएगा ऑफ कोर्स इस तरफ 5√3। अब आसान सा काम है बेटा, अब तो बिल्कुल आसान सा काम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा वेज, हम वेज के ऊपर बैठकर सवाल कर रहे हैं। ये आपका एंगल है 30, वेज हमें नजर आ रहा है रेस्ट पे, और वेज के रेस्पेक्ट में बॉल के पास वेलोसिटी इस तरफ तो है 15 और बॉल के पास इस तरफ वेलोसिटी है 5√3। इसका मतलब वेज के रेस्पेक्ट में बॉल के पास नेट वेलोसिटी है ऐसे, कितनी है, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेटा वो वापस से आपके पास 10√3 ही आ जाएगी। यही नहीं, बॉल के पास जो नेट वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगी, अगर वो निकालना चाहते हो बेटा लेट्स से दिस एंगल इज फाई, तो मैं कह सकता हूं कि 10 फाई इज इक्वल्स टू 15/5√3, दैट कम्स आउट बाय √3। तो बेटा ये वाला एंगल, टोटल एंगल मेरे पास आ गया है 60, टोटल एंगल अगर 60 आ गया तो ऑब्वियस बात है बेटा ये वाला एंगल आ गया 30।
टोटल एंगल आ गया 60, तो बेटा ये वाला एंगल 30, तो ये बचा हुआ एंगल कितना 30। तो जो इंसान इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर, सॉरी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बैठा है, उसे ऐसा लगेगा कि बॉल जो है वो यूं चलते 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 ऐसे आकर टक्कर करेगी। और मजे की बात देखो बेटा, ये वाला एंगल अल्फा 30, ये वाला एंगल थीटा भी 30। थोड़ा तो याद करो यार, ये तो प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन टाइप का सा मामला हो गया। और अल्फा की वैल्यू भी 30 है और थीटा की वैल्यू भी 30 है। अब तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी और हमारा काम बन गया। इवन अगर मुझसे किसी ने अगर ये पूछ रखा होता ना कि इस इंक्लाइंड प्लेन के कहां पर टक्कर करेगी, तो रेंज का फॉर्मूला निकाल के वो भी निकाल लेता। लेकिन मुझसे तो सिर्फ ये पूछा है कि कितने टाइम बाद टक्कर होगी, कितने टाइम बाद टक्कर होगी। उसके लिए अगर किसी को हल्का फुल्का भी याद हो तो मैंने फॉर्मूला याद करा रखा है, 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, या फिर बेटा 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो बेटा वापस से याद करें। 2 टाइम्स बेटा कितनी वेलोसिटी है बॉल की इस इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 10√3 साइन थीटा, बेटा चाहे थीटा हो चाहे अल्फा हो दोनों ही 30 आए, साइन 30 इज ऑफ कोर्स हाफ, g है बेटा 10, cos 30 cos 30 30 cos 30 √3/2 √3/2 बाई टू कैंसिल, √3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया बेटा कितना 2 सेकेंड्स। हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। बढ़िया सवाल था, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे चले बच्चों। आपको जल्दबाजी तो नहीं लग रही? अगर जल्दबाजी लग रही हो तो थोड़ा बार बार थोड़ा लेक्चर को रिविजिट भी कर सकते हैं। आई नो दैट थोड़ा टफर साइड का क्वेश्चन हो गया, बट स्टिल इसमें मैंने 2-3 चीज़ें रिवाइज करा दी। एक तो ये कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, एक ये रिवाइज करा दिया कि है ना किस तरह से किसी के रेस्पेक्ट में अगर मोशन अगर देखना हो तो उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलेरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। तो कॉन्सेप्ट तो एक्चुअली 2-3 रिवाइज हो ही गए। बाकी मुझे पता है कि थोड़ा टफर साइड का क्वेश्चन है। टफर साइड का क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं कि सवाल जेईई में नहीं पूछ सकते, बट ऑफ कोर्स उस दिन ये वाला जो सवाल होगा ये हो सकता है कि जेईई का सबसे टफ वाला सवाल हो, और बाकी लोगों को ये सवाल हो सकता है कि ना हो पाए और हमसे हो पाए, है कि नहीं? आगे चलते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा आसान सवाल, हालांकि इंग्लिश लिखी हुई है थोड़ी बहुत, बट ठीक है सवाल तो कर लेंगे। द इंजीनियर ऑफ ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड v1 sights a freight train at a distance d ahead of him on same track moving in the same direction with a slow speed of v2। हमारी ट्रेन से आगे एक दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड है v2, हमारी स्पीड है v1, उसकी स्पीड है कम, हमारी स्पीड है ज़्यादा, तो हम तो ऐसे टक्कर मार देंगे उसको। He puts the brake, मतलब ऑफ कोर्स बड़ा अपनी ट्रेन को ब्रेक लगाता है, एंड गिव्स हिज ट्रेन ए कांस्टेंट डीएसेलरेशन a, बड़ा डीएसेलरेशन दे रहा है a का। देयर विल बी नो कोलिजन इफ, इस बड़ा टक्कर ना हो उसके लिए क्या रिलेशन होगा। बहुत आसान सवाल है बेटा, हम जानबूझ के रिलेटिव से करेंगे। पीछे वाली ट्रेन ये रही, इसके पास स्पीड है v1, बड़ा v1 ज्यादा है। ये रही आगे वाली ट्रेन, इसके पास स्पीड v2 है, v2 कम है। ऐसे ही चलते रहे तो टक्कर हो जाएगी। बड़ा ये डिस्टेंस मेरे पास है d। इस बालक ने, सॉरी इस ट्रेन ने रिटार्डेशन किया है, मतलब इसका एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ a। मैं नहीं चाहता कि टक्कर हो। एक काम करो बेटा, सारा का सारा सवाल इसके रेस्पेक्ट में करो। जिसके रेस्पेक्ट में सवाल करोगे वो चीज तो आ जाएगी रेस्ट पे, लेकिन इसको रेस्ट पर लाने के लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ो। इसकी वेलोसिटी है v1, उसको उल्टा करके जोड़ो इसके अंदर। v1 इस तरफ, v2 इस तरफ। v1 बड़ा है तो इस ट्रेन के पास वेलोसिटी आ गई है इस तरफ v1 माइनस v2। मामला खत्म नहीं हुआ है, इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ो तो इस ट्रेन के पास एक्सेलरेशन आ गया है a। इसका मतलब इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में इस ट्रेन के पास इनिशियल वेलोसिटी है v1 माइनस v2 और एक्सेलरेशन है इस तरफ a। अब देखना, मैं तो रेस्ट पे हूं और ये वाली ट्रेन मेरी तरफ आ रही है v1 माइनस v2 से और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ a। बड़ा वेलोसिटी लगातार घटेगी 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 घटेगी। हाय राम, कहीं ना कहीं बीच में इसकी वेलोसिटी घट जाए तो अच्छी बात है। अगर बीच में अगर वेलोसिटी नहीं घटकर जीरो हुई तो बड़ा टक्कर हो जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो ट्रेन है ये मेरे रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं ऐसी जगह रुक जाए जो d से कम हो। यहां पर आकर इसकी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो हो जाए 0। लेट्स से बेटा दिस इज x।
किसी एक साइड को बेटा प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v1 माइनस v2 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है a नहीं बेटा माइनस a। सर माइनस a क्यों? क्योंकि इधर ले लिया है प्लस और इधर ले लिया है माइनस, इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ मान लिया है x जहां पर जाकर रुकेगा उसकी वैल्यू आ गई है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a। मेरे रेस्पेक्ट में ये वाली ट्रेन कहां पर आकर रुकनी चाहिए? x डिस्टेंस पे। टक्कर तभी नहीं होगी जब ये जो x है बेटा ये d से छोटा हो। अगर ये d से बड़ा हो गया बड़ा फिर तो टक्कर हो जाएगी। ये आंसर बेटा d शुड बी ग्रेटर देन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a। d शुड बी ग्रेटर देन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a। बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर। आगे चले बेटा, नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल सुनिएगा। हालांकि इस तरह का सवाल जो है बड़ा वो थ्योरी वगैरह में कवर होता ही होता है। चाहे ये वाला सवाल बेटा हो सकता है कि रिवर के अंदर कभी कभी तुम लोगों ने कवर किया होगा बेटा, कभी एरोप्लेन वाले केस में कवर किया होगा, ये सवाल कवर किया होगा, बट फिर भी सिखाने के लिए 2-4 बातें, इसलिए सवाल सुनेगा। एन एयरप्लेन फ्लाइज बिटवीन 2 सिटीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। बेटा 2 सिटीज हैं, उनके बीच का सेपरेशन है d। अज्यूम विंड ब्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वन सिटी टू द अनदर विद ए स्पीड va। बेटा विंड जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी ऐसे va से आ रही है। एंड द स्पीड ऑफ एयरप्लेन इज v0 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। एरोप्लेन की जो स्पीड है ये किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में है v0। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर निकालनी होगी तो उसके अंदर में विंड की वेलोसिटी मतलब एयर की वेलोसिटी जोड़नी पड़ेगी, जोड़ देंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द एयरप्लेन टू मेक ए राउंड ट्रिप। बेटा राउंड ट्रिप मतलब यहां से यहां जाना फिर यहां से यहां आना, ठीक है बेटा। मैं एक बार एयर को जानबूझ के विंड बोल रहा हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है अगर ध्यान से देखो तो मुझे v0 दे रखी है, वो भी a से b तक, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड कैन ऑलवेज बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। इसका मतलब अगर हमें एरोप्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर चाहिए तो एरोप्लेन की वेलोसिटी आपके पास जो भी विंड के रेस्पेक्ट में है उसमें आप विंड की वेलोसिटी को ऐड कर दो। ये एडिशन कैसे करना है? वेक्टरली करना है। पहले वाले केस में मैं ए से बी जा रहा था, अच्छी बात है। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या है बेटा? एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड। विंड के रेस्पेक्ट में एरोप्लेन के पास वेलोसिटी है इस तरफ v0, इसके अंदर ऐड कर दो विंड की वेलोसिटी, विंड भी उसी तरफ है। कितनी वेलोसिटी है बेटा विंड की? va। तो कुल मिलाकर बेटा मेरी वेलोसिटी हो गई है, मेरी मतलब बेटा एरोप्लेन की वेलोसिटी हो गई है सामने की तरफ v0 प्लस va। तो मेरा यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है, a से b तक जाने का जो टाइम है वो आ चुका है d डिवाइडेड बाई v0 प्लस va। इसी तरह से जब तुम b से a आओगे, अब थोड़ा मुश्किल है बेटा, b से a आओगे तो नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विल बी, तुम b से a आ रहे हो तो ऑब्वियस बात है एरोप्लेन यू जाना चाहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड तो ये रहा v0। इसमें विंड की वेलोसिटी ऐड कर दो, विंड तो अब भी बह रही है, विंड की वेलोसिटी है ऐसे, कितनी है? va। विंड के रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी है v0, विंड की खुद की वेलोसिटी है इस तरफ va, नेट वेलोसिटी आएगी इन दोनों का समेशन, v0 इस तरफ va इस तरफ, मेरी बेटा नेट वेलोसिटी आ गई है इस तरफ v0 माइनस va। ऐड ही किया है वेक्टरली और मुझे d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो ऑब्वियस बात है कि b से a तक आने में टाइम लगेगा। d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी स्पीड से? ऑफ कोर्स v0 माइनस va से। सर कितना टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स दिस प्लस दिस। बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, बेटा जैसे मैंने दोनों को ऐड किया बेटा टोटल टाइम लगेगा d तो बेटा बाहर, नीचे आ जाएगा v0 का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया है, क्या आंसर आ गया? ए आ गया 2d v0 अपॉन v0 का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर आ गया।
ये बड़ा आपका आंसर। समझ गए बच्चों इस बात को? आगे चले, चलिए नेक्स्ट इज बढ़िया सवाल, अगेन रिलेटिव का सवाल है, अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट मैं लिखा चुका हूं, सवाल अब कर लेते हैं। ए शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड, मतलब बड़ा वेस्ट की तरफ जा रही है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड ए शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, पहली वाली शिप के 100 किलोमीटर साउथ में इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड, विद द सेम स्पीड। डायग्राम बना लेंगे। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर, दोनों शिप्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी और कब होगी, ये पूछा है। सुनिए बेटा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। शिप ए जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, ये रही बेटा शिप ए, ये जा रही है वेस्ट की तरफ, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, शिप बी जो है वो इसके 100 किलोमीटर साउथ में है, ये रही बेटा शिप बी, और इसके पास भी बड़ा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इट्स ओके। और ये कितनी दूर है, इस शिप के 100 किलोमीटर साउथ में। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट, कितने टाइम बाद बड़ा दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, अभी सोच लेंगे। इस शिप ए पर बैठकर शिप बी को देखो, या फिर बेटा शिप बी पर बैठकर ए को देखो, मर्जी तुम्हारी, एक ही। मैं एक काम करता हूं, बी पर बैठकर ए को देखता हूं। जैसे ही मैं बी पर बैठकर ए को देखूंगा तो बी तो आ जाएगा रेस्ट पे, और 3 बेटा बी तो आ जाएगा रेस्ट पे, लेकिन बी को रेस्ट पर लाने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। बी की वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो, तो बेटा ए के पास जो वेलोसिटी आएगी वो ऐसे आएगी। बी के रेस्पेक्ट में ए 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से इधर आ रहा है, तो कुल मिलाकर ये ए की जो स्पीड है बी के रेस्पेक्ट में, 10 और 10 के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये 10√2 आ गया। और अगर ये 10 है, ये 10 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, 45। तो बी के रेस्पेक्ट में ए जो है वो लगातार इस लाइन के लॉन्ग चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। मैं तो रेस्ट पे हूं और मुझे लगता है कि पहले ए यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। तो पहले तो बी और ए के बीच में सेपरेशन घटेगा, 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 फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी के बीच में सेपरेशन सबसे लीस्ट होगा। मैंने तो मेरे बच्चों को याद ही करा रखा है कि ए और बी के बीच में सेपरेशन सबसे कम तब होगा जब 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 बी के रेस्पेक्ट में ए के पास जो भी वेलोसिटी है वो सारी की सारी वेलोसिटी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और ये वाला जो सेपरेशन है ये आपका मिनिमम है। हो गया आपका सवाल बेटा। ये 100 किलोमीटर है, ये एंगल 45 है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो अगर ये 100 किलोमीटर है तो ये तो आ गया 100 किलोमीटर का साइन 45, मतलब बेटा कितना, 50√2 किलोमीटर। ये भी मेरे पास आ गया 50√2 किलोमीटर। अब मुझसे पूछा बताओ बी में और ए में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। बेटा बी में और ए में मिनिमम सेपरेशन होगा 50√2 किलोमीटर। 50√2 किलोमीटर यहां भी है, 50√2 किलोमीटर यहां भी है। किस टाइम पर मिनिमम सबसे सेपरेशन होगा, सो किस टाइम पर ये सेपरेशन मिनिमम होगा, ये सेपरेशन सबसे कम तब होगा जब बी के रेस्पेक्ट में ए यहां से चलते चलते यहां आ जाएगा। ए को यहां से यहां तक आने के लिए कितना चलना है, मेरे बच्चे बोलेंगे सर 50√2 किलोमीटर चलना है। बी के रेस्पेक्ट में ए को ये 50√2 चलने के लिए कितनी स्पीड है, तो मेरे बच्चे चीख चीख के बोलेंगे सर 10√2 किलोमीटर पर आवर है। बड़ा डिवाइड किया, मेरे ख्याल से 5 आवर आ गया होगा। मतलब 5 घंटे बाद दोनों के बीच सेपरेशन सबसे लीस्ट होगा और जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो 50√2 होगा। सो ऑफ कोर्स आंसर कम्स आउट टू बी 2। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। A man can swim in still water with a velocity 5 meter per second. He wants to reach a directly opposite point on the other bank of the river, which is flowing at a rate of 4 meter per second. बड़ा रिवर के जो फ्लो की स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। River is 15 meter wide and the man can run with a speed twice the velocity as compared with velocity of
स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब बेटा उसकी स्पीड अगर पानी के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड है तो ज़मीन पर वो 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ सकता है। If he swims perpendicular to the river flow and then run along the bank, then time taken by him to reach the opposite point. बेटा अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं सुनना। ये रिवर है बेटा, इस रिवर की जो विड्थ है वो आपके पास 15 मीटर है। रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है और ये आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड है। बालक जो है वो यहां से यहां पहुंचना चाहता है, लेकिन वो सीधा यहां से यहां नहीं पहुंच रहा। पहले वो बेटा यहां से तैरते तैरते यहां पहुंचता है, फिर दौड़ के यहां पहुंचता है। सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इट मेक सेंस। बल्कि वो अपने जितने भी स्ट्रोक्स मारता है वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर मारता है, ऐसे। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो ऐसे है, और ये कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वी नो इट वेरी वेल कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन जो आएगी, इसको इधर ले आओ, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इंसान ने अपने सारे के सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो बेटा रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर मारे, लेकिन वो सामने नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो जाना तो चाहेगा यूं, और जो पानी का जो फ्लो होगा वो उसको यूं 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 यहां कहीं ले जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के अंदर वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड कर दो, तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे आ जाएगी, और इंसान जो होगा वो चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम ड्रिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं और इसको वाई एक्सिस बोलूं, और वाई एक्सिस के अलोंग इंसान के पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो कुल मिलाकर रिवर को क्रॉस करने में टाइम लगेगा 3 सेकेंड। मैंने आपको ये भी सिखा रखा है, दिस इज द लीस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। इसी 3 सेकंड के अंदर बालक जो है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब रिवर के फ्लो के अलोंग कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है। हालांकि उस डिस्प्लेसमेंट के पीछे बालक की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी बेटा किसकी है, रिवर की, क्योंकि इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से अगर बालक आ रहा है तो वो किसका रोल है, रिवर का रोल है। इधर की तरफ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहां से तक आने का टाइम बेटा कितना है मेरे पास 3 सेकेंड, तो 12 मीटर मेरे पास आ गया है ड्रिफ्ट। बेटा कितना आ गया 12। अब मुझसे पूछा है कि पहले ना ये बालक तैरते 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 यहां पहुंचेगा, फिर दौड़ते दौड़ते यहां पहुंचेगा। जाना इसको सामने वाले पॉइंट पर ही है, कितना टाइम लगेगा, वेरी सिंपल। यहां से यहां तक का टाइम तो हो गया 3 सेकेंड। अब इस दूसरे किनारे पर दौड़ते 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 यहां पहुंचना है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 12 मीटर, और उसकी दौड़ने की जो स्पीड है सवाल में साफ साफ बोल रखी है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो 3 सेकंड तो रिवर को क्रॉस करने में, और 1.2 सेकंड दौड़कर सामने वाले पॉइंट पर पहुंचने की, टोटल टाइम कम्स आउट में 4.2 सेकंड्स। बेटा टोटल टाइम आपका 4.2 सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अच्छा सा सवाल है, सुनिएगा। और रेन प्रॉब्लम का सवाल है, बढ़िया सवाल है बेटा, इसके थ्रू रेन प्रॉब्लम भी हल्की फुल्की रिवाइज हो ही जाएगी। हेल स्टोन्स आर फॉलिंग, बेटा हेल स्टोन मतलब ओले गिर रहे हो, थोड़ा बारिश गिर रही हो, एक ही बात है। और फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 12√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अच्छी बात है। ओले गिर रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसका मतलब वर्टिकली नीचे की तरफ हॉल की जो वेलोसिटी है बेटा वो 12√3 मीटर पर सेकेंड है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है, ठीक। हिट्स द विंड स्क्रीन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, बेटा कार है, और कार की जो विंड शील्ड है वो बेटा ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 बनाते हुए। कार बेटा ऑफ कोर्स सामने की तरफ किसी न किसी वेलोसिटी से जा रही होगी, ठीक है। ही फाइंड्स द हेलस्टोन स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर टू द विंड स्क्रीन, ये जो विंड स्क्रीन है इससे हेलस्टोन जो है वो टकरा रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हेलस्टोन टकरा रहे हैं ऐसे। सर ऐसा कैसे हो सकता है, हेलस्टोन्स तो यूं गिर रहे हैं, फिर ये विंड स्क्रीन पर परपेंडिकुलर कैसे गिर सकते हैं,
क्योंकि बेटा कार जो रेस्ट में नहीं, कार तो मूव कर रही है। इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विथ रेस्पेक्ट टू कार। कर लेंगे, चिंता मत करो। पहले जो ज्योमेट्री बोलती है वो समझ जाते हैं। ये वाला एंगल आपके पास 90 है, अगर हम सवाल को ढंग से पढ़ें तो। आराम आराम से सारी की सारी बात सुनना, समझना, देखना, ठीक है। ये इस तरह से परपेंडिकुलरली विंड स्क्रीन से टक्कर कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रेस्पेक्ट टू कार। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हेलस्टोन यूं गिर रहे हैं, कार के रेस्पेक्ट में बेटा यूं गिर रहे हैं परपेंडिकुलरली। अब जरा खुद ही सोचो बेटा, हल्की सी तो ज्योमेट्री है आपके पास, कोई बहुत भारी काम तो आपके पास है ही नहीं। ये विंड स्क्रीन है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 और हेलस्टोन जो है वो गिर रहा है ऐसे ऐसे। आराम आराम से देखना। ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल बेटा कितना 60, मैंने वर्टिकल बना दिया। ये वाला एंगल बेटा वापस से कितना 30, ये वाला एंगल कितना बेटा 30। इसका मतलब कार के रेस्पेक्ट में हेलस्टोन के पास जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल से 30 है। हेलस्टोन के पास जो वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में है वो वर्टिकल से कितना एंगल पे है, 30 पे है। सर मैं वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विथ रेस्पेक्ट टू कार कैसे निकालूं? वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन से वेलोसिटी ऑफ कार को बेटा क्या कर दो, माइनस। वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन ये रहा बेटा, कितना है 12√3 मीटर पर सेकेंड। कार जो है उसके पास बेटा वेलोसिटी है इस तरफ vc, जो मुझे निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विथ रेस्पेक्ट टू अगर कार्ट निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन के अंदर, वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन के अंदर कार्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो बेटा। इट इज वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन प्लस माइनस vc। माइनस vc ऐड करने का मतलब है कि कार की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। कार की वेलोसिटी को मैंने उल्टा करके ऐसे जोड़ दिया बेटा। इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया v। नेट वेलोसिटी बेटा आपके पास आएगी ऐसे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विथ रेस्पेक्ट टू कार। और हमें सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि इसका वर्टिकल से एंगल कितना है 30। हेलस्टोन का वर्टिकल से एंगल होगा 30 बेटा, तभी तो ये इस कार को कैसे स्ट्राइक करेगी, परपेंडिकुलरली। अब तो बड़ा बन गया हमारा सवाल। अगर ये वाला एंगल 30 है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है बेटा वेलोसिटी ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ कार डिवाइड बाय बेस बेटा। बेस इज 12√3 बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 1/√3 बेटा। √3 क्या हो गया, कैंसिल बेटा। कार की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास आ गई है 12 मीटर पर सेकंड। यहां पर मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, और ये मैंने जानबूझ के किया है। मैंने आपसे सवाल के अंदर v नहीं पूछा है, v/2 पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही v = 12 मीटर पर सेकंड आ गया वो इमोशनल हो जाते हैं कि ओ माय गॉड मैंने इतना अच्छा सवाल कर लिया, मैंने तो फोड़ दिया, मैं तो ब्रह्मा जी का अवतार हूं, और वो 12 मीटर पर सेकंड लगा के आते हैं। लेकिन सवाल में v नहीं पूछा है, v/2 पूछा है, तो आंसर इज नॉट 12 बेटा, आंसर इज 6। समझ गए बेटा, सवाल में v नहीं पूछा है, v/2 पूछा है, तो 6 लिखो ना बेटा, 12 थोड़ी लिखो। समझ गए? अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज A ball leaves a horizontal table with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है बेटा। The ball bounces elastically from a vertical wall। ये को बेटा वर्टिकल वॉल है, इससे इलास्टिकल टक्कर करती है। इलास्टिक टक्कर में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन ही चेंज होती है, मैग्नीट्यूड वही रहता है। एंड ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d बेटा, ये 8 मीटर दे रखी है एज शोन इन द फिगर। द बॉल देन स्ट्राइक्स द फ्लोर एट डिस्टेंस x0 फ्रॉम द टेबल बेटा। टेबल से x0 डिस्टेंस पे पूछा है, x0 कितना है बेटा। बहुत इजी सा सवाल करते बेटा। कई बच्चों को ये इलास्टिक कोलिजन वगैरह इतना पसंद नहीं आता, इसलिए जानबूझ के वाला सवाल मैंने आपसे पूछा है। सुनना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये बेटा आपके सामने वाली दीवार, ये बेटा आपकी वो टेबल वगैरह, और यहां से मैंने बॉल को फेंका है सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से। इट्स प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1। बॉल गई 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 टक्कर की। जिस टाइम पर टक्कर की है उस टाइम पर इस तरफ तो वेलोसिटी 5 ही रहेगी और इस तरफ बेटा आपकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ vy होगी।
जिस टाइम पर बॉल की इस दीवार से टक्कर होगी, दीवार स्मूथ है, वो जो भी फोर्स लगाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इधर लगाएगा, इस वाली वेलोसिटी में तो किसी प्रकार का कोई चेंज करेगा ही नहीं। और इलास्टिक कोलिजन में क्या करेगा कि अगर आते वक्त स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो जाते वक्त भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही करेगा और इस वी को रखेगा अनचेंज्ड। ये बॉल बड़ा फिर चलते 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 ऐसे यहां से यहां तक आने का अगर टाइम निकालना है तो सीधा का सीधा तुम बड़ा प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। सर सीधा फॉर्मूला क्यों लगा दिया? यहां पर तो एक टक्कर भी तो हुई है, लेकिन टक्कर ने वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज तो किया ही नहीं है, और गिरने में कितना समय लगता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटीज ही गवर्न करती हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप अभी भी डायरेक्ट लिख सकते हो √2 × 20/10 बड़ा कुल मिलाकर टाइम लगेगा 2 सेकेंड। अगर ये दीवार ना होती तो इन 2 सेकंड के अंदर आपका पार्टिकल सामने की तरफ 10 मीटर चला जाता। अब भी 10 मीटर ही जाएगा। क्यों सर? डायरेक्शन चेंज हुई है ना, हमारा डायरेक्शन चेंज हुई है। सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि पहले अगर टक्कर ना होती तो आपका पार्टिकल यूं जाता, अब आपका पार्टिकल यूं आ गया। तो पहले आपके पास ये डिस्टेंस थी 10 मीटर। अगर ये दीवार ना होती तो बस इस दीवार ने इधर वाली वेलोसिटी को इधर कर दिया, तो जितना इधर जाना चाहिए था उतना ही इधर चला जाएगा, जितना ही इधर जाना चाहिए था उतना इधर चला जाएगा। बड़ा सवाल अगर ढंग से पढ़ो तो ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है? 8। टोटल यहां से यहां तक की लेंथ है 10 मीटर, ये मेरे पास है 8, तो बड़ा ऑब्वियस बात है बड़ा ये कितना आ गया? 2। अगर ये 2 है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये भी कितना आएगा? 2। बस बॉल अगर टक्कर ना होती तो 2 मीटर इधर चलता, टक्कर हो गई तो 2 मीटर इधर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हुई है। और जैसे ही 2 मीटर इधर आ गया, 8 में से 2 वापस आ गया, तो मुझसे पूछा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? बड़ा ये डिस्टेंस मेरे पास होगी 6 मीटर। ये एक्स नोट ही तो पूछा है मीटर के अंदर, सो आंसर कम्स आउट टू बी 6। बड़ा 6 हमारा आंसर है। समझ गए? तो जब भी इस तरह का इलास्टिक कोलिजन है आप बड़े आराम से इस तरह से मामला निपटा सकते हैं। हाँ, अगर ये बोलते कि इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इनइलास्टिक कोलिजन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, फिर क्या होता कि आते वक्त स्पीड होती 5 और जाते वक्त स्पीड होती 5/2, फिर ये आता 2 मीटर तो ये आता 1 मीटर। सवाल तो हम तब भी कर लेते। मान लो कि इनइलास्टिक कोलिजन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो बोल दिया 1/3, तो इसका मतलब जाते वक्त स्पीड 5, आते वक्त स्पीड 5/3, फिर ये वाली डिस्टेंस आती 2 या 2/3, तब भी सवाल कर लेते अपन तो। लेकिन यहाँ पर इलास्टिक बोल रखा तो और आसान हो गया। आगे चलो बेटा, अगला सवाल। जैसे मैंने कहा बड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्म और है, उस पर भी एक सवाल करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ एट ए स्पीड दिस मच एट एंगल दिस मच। बड़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मुझे दे रखा है इस तरह से कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो √5/72 है। बड़ा इतनी बुरी वैल्यू नहीं है, सेट हो जाएगी with the horizontal. If the equation of trajectory of the particle is y is equals to kx minus 2x square, बड़ा हमने किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर अगर फेंका है तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होना भी चाहिए, और पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है भी। ठीक है बेटा, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। What is the speed of projection? बड़ा मुझसे पूछा है कि इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी। निकाल लेंगे बेटा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कोई बहुत भारी काम तो नहीं है। ठीक है बेटा, मुझसे पूछा क्या सवाल के अंदर? What is the speed of projection? कितनी स्पीड से फेंका आपका पार्टिकल, किन किन पॉइंट से गुजरकर जाएगा, उसके लिए बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है और उसका फॉर्मूला होता है y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। ये वाला फॉर्मूला और जो मैंने रेंज में फॉर्मूला लिखाया था वो सेम ही है। इसको अगर मैं देखूं तो दैट इज इक्वल्स टू kx minus 2x square। सर मुझे u चाहिए, बेटा u चाहिए तो कंपेयर कर ले, कंपेयर कर ले, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g की जो वैल्यू है ये हाफ आनी चाहिए। अभी ले आते हैं, 2 टाइम्स u स्क्वायर तो निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑफ कोर्स 5/72
अपॉन जी, बड़ा कुछ नहीं बोल रखा तो जी तो 10 ले सकते ना, हाँ 10 दे रखा है, शुड बी इक्वल टू हाफ। बड़ा 5 से ये गया तो 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, बड़ा u स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 36, u की वैल्यू आ गई है 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने से हमारा काम बड़े आराम से चल गया। लेकिन इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको पता होनी चाहिए। आई रियली होप बड़ा सारा फंडा समझ में आ गया होगा। मैंने बड़ा कोशिश तो ये की है, हालांकि थोड़ा मेरे को फास्ट किया, लेकिन कोशिश ये है कि सारे के सारे फॉर्मूले एक बार आपको बताए ही दो। फिर भी अगर कोई सवाल बचेगा तो वो मैं डीपीपी वगैरह के अंदर ना वो पहले से ही हमने डाल रखे हैं, और डीपीपी जो आपको मिलती रहेगी उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, और जूम पर डाउट क्लास भी आपकी होती रहेगी। आपकी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप उसको टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझ लो। अगर किसी पहली प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए कि आपसे सवाल बन जाना चाहिए। मान लो 25 सवाल है तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे बन जाए। इक्का दुक्का सवाल अगर आपसे ना बने तो सबसे ज़्यादा रिलाई आप करें टेक्स्ट सॉल्यूशन पर, क्योंकि सबसे कम टाइम अगर कहीं लगता है तो वो टेक्स्ट सॉल्यूशन लगता है। और जेईई मेन का सवाल इतना टफ नहीं होता कि जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत पड़े। टेक्स्ट सॉल्यूशन से मोस्टली बच्चे कम समय के अंदर सारा का सारा समझ जाते हैं। फिर भी किसी सवाल में आपको लगे कि नहीं यार टेक्स्ट सॉल्यूशन से मेरे को समझ में नहीं आया, फिर रिलाई करें आप, ऑब्वियस बात है कि वीडियो सॉल्यूशन पर। वीडियो सॉल्यूशन से भी ना समझ में आए, सिर्फ और सिर्फ तभी जूम क्लास के अंदर जाएं, अदरवाइज ना जाएं। ठीक है, जूम क्लास में ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ना सबको आना है, ऐसा कुछ नहीं। तभी जाएं जब आपको ऐसा लगता हो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सीक्वेंस ये है कि किसी सवाल के अंदर फंस जाएं तो सबसे पहले रिलाई करें टेक्स्ट सॉल्यूशन पे, फिर रिलाई करें वीडियो सॉल्यूशन पे, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप ऐप पर पूछ सकते हैं। और जूम क्लास थोड़ा सिर्फ तभी जाएं जब आपको ऐसा लगता हो कि हाँ और कोई चारा ही नहीं बचा। ठीक, समझ गए इस बात का? जैसे ये मैंने सारी बातें इसलिए बोली है कि आपको आपका समय बचे, टाइम बचे, कम टाइम में आपके सारे काम बन जाए।